लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटियां जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ते दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो बच्चों, मैं आदर्श मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का अनुभूति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे मुद्रा क्या है और मुद्रा अर्थव्यवस्था में क्या महत्व रखता है। मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ है। बचत क्या है, बचत कितने प्रकार के होते हैं। साख क्या है, साख का आधार क्या है, साख पत्र क्या है और साख पत्र के कितने प्रकार हैं। ये सभी टॉपिक के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम चैप्टर 3 का, जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम इतने टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है मुद्रा एवं इसके विकास का इतिहास। विनिमय प्रणाली क्या होता है, विश्व की मुद्राएं कौन कौन सी है, कौन से देशों की मुद्राएं कौन कौन सी है। सभी देशों के बारे में तो नहीं, पर कुछ प्रमुख देशों की मुद्राओं के बारे में हम जानेंगे। मुद्रा के कार्य क्या क्या है, मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ है, मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है, मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है, मुद्रा से क्या क्या लाभ हैं, बचत और इसके प्रकार, बचत क्या है और बचत कितने प्रकार के होते हैं, साख क्या होता है और साख के आधार क्या होते हैं, साख पत्र क्या होते हैं और साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। बच्चों, वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं होने वाला है, लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा और इसे आप पूरा देखिए, अच्छे तरीके से देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 3 चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो बच्चों, एक बार भरोसा करके इस वीडियो को अंत तक देखिए, फिर उसके बाद आप खुद ही कमेंट कीजिएगा कि आपको चीजें जो है वो समझ में आती है कि नहीं आती है। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की। मुद्रा यानी करेंसी, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में रोजाना उपयोग करते हैं। मुद्रा का मतलब क्या होता है, मुद्रा एक माध्यम का काम करता है और वो माध्यम क्या है, तो अदला बदली का काम करता है। यानी मुद्रा को देकर हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं या फिर मुद्रा को लेकर किसी वस्तु को बेच सकते हैं। तो खरीदना या बेचना एक तरह का आर्थिक क्रिया हो गया और इस आर्थिक क्रिया में माध्यम का काम कौन कर रहा है, तो मुद्रा कर रहा है। मुद्रा यानी जिसे हम रुपए पैसे के नाम से जानते हैं आमतौर पर, वही मुद्रा है। अगर आप सरल से सरल भाषा में आप समझना चाहते हैं कि मुद्रा क्या है, तो हम किसी वस्तु को खरीदने, बेचने या सेवा को खरीदने या बेचने के लिए जिस व्यवस्था का उपयोग करते हैं उसे हम मुद्रा कहते हैं। यानी कि खरीदने और बेचने में जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं उस माध्यम को हम मुद्रा कहते हैं। बच्चों, मुद्रा किसी भी देश के द्वारा बनाई गई ऐसी व्यवस्था होती है जो अनिवार्य रूप से, जो आवश्यक रूप से स्वीकार्य होती है। मतलब मुद्रा को स्वीकार करने से कोई मना नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो यह कानूनन अपराध है, उस व्यक्ति को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जैसे मान के चलिए कि आप दुकान पर किसी वस्तु को खरीदने गए हैं और उस वस्तु के बदले आप पैसे दे रहे हैं और दुकानदार उस पैसे को लेने से मना कर रहा है, तो उस दुकानदार पर सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, कानून के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि
मुद्रा सरकार के संस्थाओं के द्वारा बनाई गई ऐसी व्यवस्था होती है जिसे स्वीकार करने के लिए देश के सभी नागरिक या देश के अंदर जो कोई भी रह रहे हैं वे सभी उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। मतलब मुद्रा को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है, मुद्रा सरकार के द्वारा बनाई गई ऐसी व्यवस्था है जो सभी लोगों के लिए अनिवार्य रूप से, मतलब जरूरी आवश्यक रूप से स्वीकार्य होते हैं। मतलब कोई मुद्रा को लेने से इनकार नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मुद्रा को लेने से इनकार करता है तो बेशक उस पर कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। तो बच्चों, हमारे देश में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, यही वो संस्था है जो मुद्रा जारी करती है। और कुछ मुद्राएं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की एक शाखा वित्त मंत्रालय के द्वारा कुछ मुद्राएं जारी की जाती है। चलिए देखते हैं कौन सी मुद्राएं आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है और कौन सी मुद्राएं वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के, 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, यानी भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। क्या क्या? 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के, और सभी सिक्के। हमारे यहां सिक्के कौन कौन से चलते हैं? तो 1 के सिक्के चलते हैं, 2 के सिक्के चलते हैं, 5 के सिक्के चलते हैं, 10 के सिक्के चलते हैं, अभी 20 के सिक्के भी आ गए हैं। तो इतने तरह के सिक्के हमारे देश में जारी किए जाते हैं। और 1 के नोट और ये सारे सिक्कों को जारी करने का जो जिम्मेवारी है वो भारत सरकार भारत सरकार का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और बाकी के जितने भी नोट हैं, 1 को छोड़कर जितने भी नोट हैं, 5 का नोट हो, 10 का नोट हो, 20 का नोट हो, 50 का नोट हो, 100 का नोट है, 200 का नोट हो, 500 का नोट हो, ये सब के सब आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो बच्चों ध्यान रहे इस बात का, 1 का नोट और जितने भी सिक्के हैं, 1 का नोट और जितने भी सिक्के हैं वो सब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। बाकी 1 के अलावा जितने भी नोट हैं, 1 के अलावा कौन कौन से नोट हो सकते हैं? 5 के नोट हो सकते हैं, 10 के नोट हो सकते हैं, 20 के नोट हो सकते हैं, 50 के नोट हो सकते हैं, 100 के नोट हो सकते हैं, 200 के नोट हो सकते हैं और 500 के नोट हो सकते हैं। हालांकि हमारे यहां 1000 और 2000 के नोट भी चला करते थे, पर अब वो बंद हो चुके हैं। तो जो भी नोट है जो कि 1 रुपए से ऊपर का है वो आरबीआई जारी करता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और जितने भी सिक्के हैं और 1 का नोट हो वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो बच्चों ये चीजें आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा एक सरकार के द्वारा बनाई गई ऐसी व्यवस्था है जिसे स्वीकार करने के लिए सभी लोग बाध्य होते हैं, अनिवार्य रूप से स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। मतलब मुद्रा को लेने से कोई मना नहीं कर सकता है। यानी मुद्रा क्या है? मुद्रा लेन देन करने का एक माध्यम है। हम वस्तुओं की खरीद बिक्री मुद्रा के माध्यम से ही करते हैं ज्यादातर। आइए मुद्रा का इतिहास को हम समझते हैं। आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र में मुद्रा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। सभ्यताओं के प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, आवश्यकताएं बहुत कम थी, तब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप के उत्पादन, मतलब जो कुछ भी खुद से उत्पादन करता था उसी से कर लिया करता था।
लेकिन जैसे जैसे लोगों की संख्या में वृद्धि होती गई, उसके साथ साथ आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई। और जब वे स्वयं के उत्पादन से आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके, तो उन्हें दूसरे से भी जरूरत पड़ी, दूसरे से भी वस्तु लेने की जरूरत पड़ी। और इसी क्रम में देखा गया कि वस्तुओं के आदान प्रदान, विनिमय करने की आवश्यकता महसूस हुई। और इसी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मुद्रा प्रचलन में आया, मुद्रा का विकास हुआ। तो ये कुछ है हमारे संक्षिप्त में मुद्रा का इतिहास। और आप देख सकते हैं कि शुरुआती दौर पर मुद्रा के रूप में हम वस्तु का भी उपयोग किया करते थे। आप जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि ऋग्वेद काल में, ऋग्वैदिक काल में गाय को मुद्रा की तरह उपयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में गाय को मुद्रा की तरह उपयोग किया जाता था। या फिर और भी जो उपयोगी जानवर हुआ करते थे, बकरी हो गए, भैंस हो गए, ये सब मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाते थे। तो इसमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसा कि हमने आपको बताया कि कई ऐसे मुद्रा होते हैं या कई वैसे वस्तु होते हैं जो पूरा एक ही उपयोग में आते हैं। जब उसके हम कई भाग करते हैं तो फिर वो किसी उपयोग के लायक नहीं रह जाते हैं। तो उसी तरह के जो गाय, भैंस या बकरी हुआ करती थी, इन सब का एक हरा उपयोग ही हो सकता था। मतलब एक ही व्यक्ति के हाथों में दिया जा सकता था, पूरा दिया जा सकता था। अगर इनका हम खंडन करें तो ये फिर किसी काम का ना रह जाए। फिर उसी तरह से आवश्यकता महसूस हुई। कुछ समुद्री जो जीव होते हैं, जो कि कौड़ी होते हैं, कौड़ी, सीप, इन सबको मुद्रा के रूप में यूज किया गया। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसका परिवर्तन होता गया। फिर धातु मुद्रा आया, धातु मुद्रा के बाद फिर सिक्के आए, सिक्के के बाद फिर कागजी मुद्रा आए, और इस प्रकार मुद्रा का विकास होते चला गया। कागजी मुद्रा के बाद प्लास्टिक मुद्रा भी आया, और प्लास्टिक मुद्रा के बाद अब डिजिटली मुद्रा आ गया है, जो कि हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया क्या होता है। बिटकॉइंस होता है, बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी है, बड़ा ही फेमस है, बहुत प्रमुख है। और उसी तरह से आगे चल करके वो सारा का सारा लेन देन मुझे लगता है कि डिजिटल करेंसी में ही होगा। और ये सब जितना भी भौतिक मुद्राएं आपको दिख रही है, जितना भी फिजिकल करेंसी दिख रही है, उन सब का प्रचलन धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। आप इसी से देखिए ना कि पहले हम बहुत ज्यादा कागजी मुद्रे या सिक्के का उपयोग किया करते थे, पर अब हमें कोई भी चीज लेना होता है तो फटाफट फोन पे कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, या फिर पेटीएम कर देते हैं। तो आगे का जो फ्यूचर है वो डिजिटली मुद्रा पर ही डिपेंड करेगा। तो बच्चों, मुद्रा का इतिहास ये था। जॉन मार्शल ने आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को दिया है। जो जॉन मार्शल थे, प्रमुख अर्थशास्त्री, इन्होंने आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को दिया है। ट्रेस्कॉट ने तो यहां तक कह दिया कि यदि ट्रेस्कॉट के अनुसार यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त का प्रवाह आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि जो ट्रेस्कॉट है, मुद्रा को अगर हृदय नहीं मानते हैं तो रक्त प्रवाह जरूर मानते हैं। अर्थव्यवस्था का हृदय अगर मुद्रा नहीं है तो रक्त प्रवाह तो जरूर है, ऐसा ट्रेस्कॉट ने कहा। अतः मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए उसके रक्त प्रवाह की आवश्यकता होती है, उसी तरह से अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ट्रेस्कॉट ने कहा कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का हृदय अगर नहीं है तो रक्त प्रवाह तो जरूर है। तो इस तरह से उन्होंने मुद्रा को परिभाषित किया। तो वहीं जॉन मार्शल का कहना है कि आधुनिक युग का जो प्रगति हुआ है उसमें मुद्रा का प्रमुख श्रेय है। मतलब पूरा का पूरा क्रेडिट मुद्रा को देते हैं। जो भी आधुनिक युग में विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, उसमें जॉन मार्शल मुद्रा को क्रेडिट देते हैं पूरा पूरा। तो बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब आमतौर पर अदला बदली होता है। विनिमय का मतलब अदला बदली, या फिर हम इसे आदान प्रदान भी कह सकते हैं। तो
तो किसी वस्तु का वस्तु या मुद्रा की सहायता से आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को विनिमय प्रणाली कहते हैं। किसी वस्तु का मुद्रा या किसी वस्तु से आदान प्रदान की जो क्रिया होती है उसे ही हम विनिमय प्रणाली कहते हैं। मतलब अदला बदली करने का जो प्रक्रिया होता है। अब अदला बदली करने के लिए हम या तो किसी वस्तु का उपयोग करेंगे या फिर मुद्रा का उपयोग करेंगे, तो कोई ना कोई तो माध्यम होगा अदला बदली करने का। तो जो अदला बदली करने का काम है इसी को हम क्या कहते हैं, विनिमय प्रणाली कहते हैं। और इस अदला बदली के कार्य में हम देखते हैं कि या तो वस्तु का उपयोग किया जाता है या फिर मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो एक बार फिर से देखिए, विनिमय प्रणाली क्या है? किसी वस्तु का वस्तु या मुद्रा की सहायता से आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को विनिमय प्रणाली कहते हैं। विनिमय प्रणाली के स्वरूप हम देखते हैं तो दो स्वरूप इसके दिखते हैं। मतलब विनिमय दो तरीके से किया जा सकता है। एक वस्तु के द्वारा जिसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, और दूसरा मौद्रिक मुद्रा के द्वारा जिसको कहते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली। यानी जब वस्तु को देकर बदले में वस्तु लिया जाए तो इस एक्सचेंज को, इस विनिमय के प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और जब मुद्रा को देकर किसी वस्तु को हम लेते हैं या फिर मुद्रा को लेकर किसी वस्तु को देते हैं तो इस विनिमय के प्रणाली को मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा विनिमय का स्वरूप क्या है। तो विनिमय का स्वरूप दो तरह से दिखते हैं, एक वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में और दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली के रूप में। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? वस्तु देकर वस्तु लेना या फिर वस्तु लेकर वस्तु देना। सीधे तौर पर समझिए, वस्तुओं की अदला बदली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, जबकि मुद्रा से वस्तुओं की अदला बदली मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाती है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? जब किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ अदला बदली किया जाता है तो इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। पुराने जमाने में यह प्रणाली अधिक प्रचलित थी। अभी तो हम जितना भी लेन देन है, ज्यादातर लेन देन अभी हम मुद्रा के माध्यम से करते हैं, रुपए पैसे के माध्यम से करते हैं। लेकिन अभी भी गांव देहात क्षेत्रों में आप देखिएगा तो अभी भी अदला बदली वस्तु के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैसा। पैसा नहीं, पैसा अलग चीज हो गया। वस्तु से अदला बदली इस तरीके से होता है, किसी के घर में अगर दूध है और किसी के घर दूसरे घर सब्जी है तो ऐसा होता है कि दूध देकर के सब्जी ले लिया जाता है या सब्जी देकर के दूध ले लिया जाता है। तो इस प्रकार अभी भी गांव देहात में थोड़ी मात्रा में वस्तु विनिमय की प्रणाली दिखता है। या फिर किसी के घर चावल ज्यादा है, किसी के घर गेहूं ज्यादा है, चावल कम है, तो उन दोनों में एक्सचेंज होता है, अदला बदली। गांव देहात में अभी भी दिखता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब ज्यादातर जो विनिमय का माध्यम है वो मुद्रा ही है। हम ज्यादातर चीजों को खरीदते या बेचते हैं पैसे देकर या पैसे लेकर के। तो पैसे क्या है? मुद्रा है। तो मौद्रिक प्रणाली का भी प्रचलन ज्यादा है। वस्तु विनिमय प्रणाली पुराने जमाने में ज्यादा प्रचलित था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारा कठिनाई था, बहुत सारा कमी था, जिसके कारण वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन कम हो गया। तो देखिए कौन कौन से कमी था वस्तु विनिमय प्रणाली में। पहला कमी दिखता है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। इसका मतलब यह है कि हमारी जो आवश्यकता है किसी के साथ मैच करनी चाहिए, तब जाकर के वस्तु विनिमय प्रणाली हो सकता है। जैसे इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति है, इसको जूते सिलवाने हैं, इस व्यक्ति को जूते सिलवाने हैं और जूते सिलवाने के बदले जो मोची है, मोची को चाहिए घी चाहिए, मोची को घी चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति के पास घी नहीं है, इसके पास गेहूं है।
इसके पास गेहूं है, तो अब क्या होगा, इसे जूते तो सिलवाने हैं, पर इस मोची को चाहिए घी, लेकिन इसके पास घी नहीं है, गेहूं है। तो फिर यहां पर एक्सचेंज नहीं हो सकता है, यहां पर लेन देन नहीं हो सकता है। तो इसे ही हम कहते हैं आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो आवश्यकता है एक दूसरे की मैच हो जाती है। मतलब अगर उस व्यक्ति को जो चीज चाहिए वो इसके पास है और इसे जो चाहिए वो इसके पास है, तो इसमें दोहरी आवश्यकता क्या हुई, मैच हो गई। दोहरी आवश्यकता अगर मिल गई तो फिर अदला बदली हो सकती है, लेकिन अगर दोहरी आवश्यकता का अभाव है तो फिर क्या होगा, इसमें अदला बदली नहीं हो सकता है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, इस मोची को जूते सिलाई के बदला में घी चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति के पास तो गेहूं है, तो फिर मोची गेहूं तो लेगा नहीं, तो फिर ये जूता सिलवा नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोहरे आवश्यकता का संयोग का अभाव, मतलब दोहरा आवश्यकता का जो सिचुएशन था वो कई बार नहीं हो पाता था, नहीं मिल पाता था, जिसके कारण अदला बदली नहीं की जा सकती थी। मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। अब देखिए, हर चीज का मूल्य एक तो नहीं हो सकता है, लेकिन जब वस्तु की अदला बदली करते हैं तो वहां पर उसी तरीके से देखा जाता है। जैसे मान के चलिए हमें 1 किलो घी लेना है या 1 किलो गेहूं लेना है और हमारे पास 1 किलो घी है, तो हमें गेहूं की तो जरूरत है ही और हमारे पास घी ही है, तो 1 किलो गेहूं के बदले हमें 1 किलो घी देना पड़ता था। जो कि घी देखा जाए तो घी ज्यादा कीमती है और गेहूं कम कीमती है। हम उदाहरण के तौर पर और कुछ भी ले सकते थे, पर ऐसा उदाहरण हम इसलिए ले रहे हैं ताकि ज्यादा समझ में आ जाए। तो 1 किलो घी से 1 केजी घी से 1 केजी गेहूं का अदला बदली घाटे का सौदा है कि नहीं है, बोलिए। लेकिन जब वस्तुओं की अदला बदली होती थी तो ऐसे ही होती थी, इसमें मूल्य के सामान्य मापक का अभाव रहता था। मतलब एक, जैसे कोई महंगा चीज है कोई सस्ता चीज है, तो क्वांटिटी में वो बराबर लेन देन करना पड़ता था, जबकि उसका वैल्यू, कोई वस्तु का वैल्यू ज्यादा होता था, उसका महत्व ज्यादा होता था। पर जब जरूरत की चीजें हमें चाहिए थी तो उस वस्तु को मजबूरी में देना पड़ता था। तो ये समस्या था, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव था। मूल्य के संचय का अभाव था। हम मूल्य का संचय नहीं कर सकते थे, मूल्य को हम जमा नहीं कर सकते थे। कोई भी वस्तु को ज्यादा दिन तक हम जमा करके नहीं रख सकते हैं। कई वस्तु ऐसे होते हैं जो बहुत दिनों के बाद क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए जितने भी फल सब्जियां हैं वो एक निश्चित समय के बाद तो खराब ही हो जाते हैं, तो ज्यादा दिन तक उसको जमा करके संचय करके नहीं रखा जा सकता है। तो मूल्य संचय का अभाव था जब वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। सह विभाजन का अभाव। कई वस्तुएं ऐसी थी जिसको बांट देने के बाद वो किसी काम का नहीं रह जाता था। मतलब जब वो पूरा एक होता था तभी उसका महत्व रहता था, उसको हम दो टुकड़े में अगर बांट दे तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता था। जैसे मान के चलिए कि कई जानवर की अदला बदली की जाती थी, गाय बकरी, गाय बकरी, इनको मुद्रा की तरह यूज किया जाता था। मतलब इन्हें दे करके, गाय या बकरी दे करके कोई भी वस्तु खरीदी जा सकती थी। तो मान के चलिए कि एक व्यक्ति ए है और इसके पास है गाय। व्यक्ति ए के पास क्या है, गाय है। इस व्यक्ति को 3 सामान लेने हैं, कपड़ा, गेहूं और गहने। 3 सामान लेना है। अब 3 सामान लेने के लिए इसे 3 व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। कपड़ा कहां मिलेगा, दुकानदार के पास। गेहूं कहां मिलेगा, किसान के पास। और गहने कहां मिलेंगे,
गहने मिलेंगे सुनार के पास, लेकिन इसके पास तो सिर्फ एक ही गाय है। अब लेना इसे 3 सामान है जो 3 लोगों के पास है। तो जब ये तीनों के पास जाएगा तो तीनों कुछ ना कुछ मांगेंगे, लेकिन इसके पास तीनों को देने के लिए सिर्फ एक ही गाय है। तो ऐसे में एक ही गाय तीनों को तो नहीं दिया जा सकता है, और इसकी मजबूरी है कि एक गाय को 3 टुकड़े करके नहीं दिए जा सकते। अगर गाय का टुकड़ा करता है तो फिर वो गाय किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में सह विभाजन का भी अभाव देखा जाता था। कई ऐसी वस्तुएं थी जिसको बांट नहीं सकते थे, विभाजित नहीं कर सकते थे, क्योंकि विभाजित करने के बाद उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता था। भविष्य के भुगतान की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में भविष्य में माने आगे के दिनों में मूल्य चुकाने में भी कठिनाई होता था। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी को कोई ऐसा वस्तु दे दिए जो बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, टिकाऊ नहीं है, तो उसके आगे भविष्य में उसके मूल्य को चुकाने में दिक्कत होता था। कहने का मतलब यह है कि अगर हमने किसी को गाय दे दिया और वो व्यक्ति गाय को अपने पास रख लिया, कई सालों तक रखा, गाय से दूध लिया, गाय से गोबर लिया, गाय का जितना भी लाभ था उसने 10 साल 20 साल उठाया, और उसके बाद गाय अब बूढ़ी हो चुकी है, गाय अब किसी काम की नहीं रह गई है। तो अब इसमें क्या होगा, जो व्यक्ति गाय दिया है उसको तो घाटा हो जाएगा। अब उस व्यक्ति को वो गाय अगर मिल भी जाए तो इसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गाय का उपयोग जितना करना था उतना सामने वाला व्यक्ति ने कर लिया। अब उस गाय का मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि भविष्य के भुगतान की कठिनाई थी। लेकिन मुद्रा में ऐसा नहीं है। मुद्रा अगर 10 साल 20 साल के बाद भी हम देते हैं तो उस पर एक निश्चित ब्याज दर फिक्स करके और देने के बाद उस पर कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब उसका मूल्य बना हुआ रहता है। तो भविष्य में जो भुगतान की कठिनाई होती थी, ये भी एक कारण बना। जो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन कम हुआ, ये एक कारण बना भविष्य की भुगतान की कठिनाई। मूल्य हस्तांतरण करने की समस्या होती थी। मूल्य हस्तांतरण करने का मतलब खरीदने का शक्ति हम किसी और को दे सकते हैं। अगर हमारे पास मुद्रा है तो मुद्रा को हम किसी व्यक्ति को देकर के कोई भी सामान उससे भी मंगवा सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया, मूल्य का हस्तांतरण कर दिया। खरीदने की शक्ति को हम दूसरे के हाथों में दे सकते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा नहीं था, इसमें दिक्कत होता था, मूल्य हस्तांतरण करने में समस्या होता था। क्योंकि अगर हमारे पास कोई वस्तु है तो किसी व्यक्ति को वस्तु दे करके अगर हम कोई वस्तु लाने के लिए देंगे तो वो इनकार कर देगा, वो लाएगा नहीं। तो मूल्य को हस्तांतरण करने में भी समस्या था। तो ये कई समस्याओं को देखते हुए जो वस्तु विनिमय की प्रणाली थी, धीरे धीरे ये अपने आप प्रचलन में कम आ गई और धीरे धीरे हमारा मुद्रा का विकास हुआ और ज्यादातर जो विनिमय है वो मुद्रा के माध्यम से होने लगा, जिसे हम मौद्रिक विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। चलिए, ये बात समझ में आ गई कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। अब देखिए, मौद्रिक विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु को मुद्रा से बदला जाता है, मतलब मुद्रा देकर कोई वस्तु लिया जाता है या फिर मुद्रा लेकर कोई वस्तु बेचा जाता है, तो इस प्रणाली को ही हम मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है। मुद्रा क्या होता है, विनिमय का माध्यम होता है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मौद्रिक प्रणाली विनिमय का सबसे सरल माध्यम है। तो ये 3 चीजों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है, अदला बदली करने का माध्यम होता है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जिस प्रकार लोकतंत्र में वोट का महत्व होता है, जिस प्रकार रसायन विज्ञान में
आग का महत्व होता है। जिस प्रकार यंत्र विज्ञान में पहिए का महत्व होता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में मुद्रा का महत्व है। जिस तरह से लोकतंत्र में वोट का महत्व होता है, रसायन विज्ञान में आग का महत्व होता है, यंत्र विज्ञान में पहिए का महत्व होता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व होता है। देखिए, क्राउथर के अनुसार, क्राउथर एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कहा भी कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीति शास्त्र में मत यानी वोट का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। इसलिए मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये है क्राउथर, ये क्राउथर है और इनका कहना है कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र की भूमिका है, जिस प्रकार विज्ञान में अग्नि की भूमिका है, जिस प्रकार राजनीति शास्त्र में मत की भूमिका है, उसी तरह से आर्थिक जीवन में मुद्रा का भूमिका है। इसलिए मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। ये किनका कहना है? क्राउथर का। चलिए अब हम देखते हैं कि विश्व की प्रमुख देशों की कौन कौन सी मुद्राएं हैं। अपने देश की मुद्रा के बारे में हम जानते हैं कि अपने देश की जो मुद्रा है उसे हम रुपए के रूप में जानते हैं। बाकी और हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं जहां पर उन देश की रुपए मुद्रा के रूप में चलाई जाती है। भारत में रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, नेपाल में भी रुपया चलता है। यानी कि इन 3 देशों में हम देखते हैं कि वहां की रुपए चलते हैं। बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो टका है, अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर है, इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है, रूस की मुद्रा रूबल है, सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है, सिंगापुरी डॉलर है, और अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है, ईरान की मुद्रा रियाल है, इराक की मुद्रा दिनार है और स्वीडन की मुद्रा क्रोना है। तो ये है कुछ विश्व के प्रमुख देश और इनकी मुद्राएं। तो मुद्रा चाहे अलग अलग हो पर सबका काम वही है। चाहे रूस की मुद्रा हो, चाहे पाकिस्तान की मुद्रा हो, चाहे इंग्लैंड की मुद्रा हो, या चाहे अफगानिस्तान का मुद्रा हो, या चाहे भारत का मुद्रा हो, मुद्रा तो मुद्रा होता है और उसका काम एक ही होता है। और मुद्रा का काम क्या है? विनिमय करना। क्या काम होता है? विनिमय करना, मतलब अदला बदली करना, एक्सचेंज करना। किसी भी वस्तु का खरीद विक्रय, क्रय विक्रय करने का काम मुद्रा करता है। यानी मुद्रा एक माध्यम के रूप में काम करता है, चाहे किसी भी देश की मुद्रा हो। तो ये चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए मुद्रा के देखिए कार्य कौन कौन से हैं। तो मुद्रा के 4 कार्य महान: माध्यम, मापक, संचय, भुगतान। मुद्रा के वैसे तो बहुत सारे काम हैं, पर मुद्रा के 4 कार्य को आप जरूर याद रखिएगा। मुद्रा के 4 कार्य महान: माध्यम, मापक, संचय, भुगतान। ध्यान से याद रखिएगा। आधुनिक समय मुद्रा के अनेक कार्य हैं जिसमें 4 कार्यों को अधिक महत्व दिया गया है, मतलब 4 कार्य को प्रमुख रूप से रखा गया है। मुद्रा के हैं 4 कार्य महान: मापक, माध्यम, संचय, भुगतान। मुद्रा मूल्य का मापक होता है, मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है, मुद्रा संचय का माध्यम होता है, मुद्रा भुगतान का माध्यम होता है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का माध्यम। क्रय शक्ति का हस्तांतरण कर सकता है, साख का आधार है। तो प्रमुख 4 जो है ना वो कार्य को याद रखना है। मुद्रा के 4 कार्य महान: मापक, माध्यम, संचय, भुगतान। इन चारों को कविता की तरह याद रखिएगा। मुद्रा के हैं 4 कार्य महान: मापक, माध्यम, संचय, भुगतान।
बाकी अन्य कार्य भी होते हैं मुद्रा के, जैसे क्रय शक्ति का हस्तांतरण करना, मुद्रा साख का आधार भी होता है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इसमें से 4 जो कार्य हैं उनको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब इन सबको समझने का प्रयास करते हैं। विनिमय का माध्यम मतलब मुद्रा वस्तुओं के अदला बदली में सहायक होता है और वस्तुओं के अदला बदली करने का कार्य करता है। वस्तुओं के मूल्य को मापता है, जैसे किसी भी वस्तु की कीमत जो लगाई जाती है वो मुद्रा में ही लगाई जाती है, कितना कीमत होगा। जैसे एक किलो दूध है तो उसका कीमत कितना रुपया होगा, वो मुद्रा में ही कीमत लगाई जाती है। मूल्य का संचय, यानी मूल्य को हम जमा करके रख सकते हैं मुद्रा के रूप में लंबे समय तक। भविष्य में विलंबित भुगतान किया जा सकता है, भविष्य में मुद्रा से हम भुगतान कर सकते हैं। किसी भी वस्तु को खरीदकर उसको बहुत दिनों के बाद भी उसका दाम हम चुका सकते हैं मुद्रा के रूप में, क्योंकि मुद्रा का महत्व कभी भी कम नहीं होता है। आज मुद्रा का महत्व जितना है कल भी मुद्रा का महत्व उतना ही रहता है। बाकी कोई वस्तु है तो समय के साथ उसकी कीमत गिर जाती है, कम हो जाती है। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी जैसे जैसे पुराना होगा उसकी कीमत घटती जाएगी, पर मुद्रा जो है मुद्रा की कीमत बनी रहती है। तो इसलिए विलंबित भुगतान का भी माध्यम होता है मुद्रा। क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी मुद्रा की सहायता से की जा सकती है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण का मतलब क्या है कि खरीदने की जो शक्ति है, अभी हमारे पास पैसे हैं तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन अगर वही पैसे हम अपने दोस्त को देकर के बोले कि जाओ फलाना सामान को खरीद कर लाओ, तो वो व्यक्ति खरीद कर ला सकता है। यानी जो क्रय की शक्ति थी, जो खरीदने की शक्ति थी, उसका हम हस्तांतरण कर दिए, दूसरे के हाथों में दे दिए। तो मुद्रा जो होता है वो क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी कर सकता है और मुद्रा साख का आधार भी बनता है। साख का मतलब क्या होता है? भरोसा या विश्वास। यानी किसी के पास अगर मुद्रा होता है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं कि हाँ भविष्य में ये उधार को चुका सकता है, तो उसके क्रेडिट पर उसे और भी उधार मिल जाते हैं। तो मुद्रा जो होता है एक साख का भी काम करता है, साख के आधार का काम करता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जितना ही ज्यादा मुद्रा होता है उसका साख उतना ही ज्यादा होता है। मतलब लोग उसको उतना ही इजी, मतलब आसानी से कोई भी चीज दे देते हैं इस विश्वास पर कि हाँ इसके पास मुद्रा है, कभी भी चुका सकता है। तो जिस व्यक्ति के पास मुद्रा ज्यादा होता है उस व्यक्ति का साख भी ज्यादा होता है। हालांकि मुद्रा के अलावा साख का कई और आधार होता है जिसमें से मुद्रा भी एक होता है। तो समझ में आ गया होगा कि मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं। अगर सभी नहीं याद रहता है तो 4 तो आपको याद रखने ही हैं। मुद्रा के 4 कार्य महान, मापक, माध्यम, संचय, भुगतान। इसको कविता की तरह ही याद रखिएगा, याद रहेगा। और इसको फिर अलग से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मापक का मतलब क्या है? मुद्रा मूल्य का मापक है, कोई भी वस्तु का मूल्य मुद्रा में लगाया जाता है। विनिमय का माध्यम है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मूल्य का संचय कर सकता है मुद्रा, विलंबित भुगतान कर सकता है मुद्रा, क्रय शक्ति का हस्तांतरण कर सकता है मुद्रा, साख का आधार बन सकता है मुद्रा। तो ये है मुद्रा के कुछ प्रमुख कार्य। अब देखिए मुद्रा का विकास किस तरह से हुआ है। भारत में मुद्रा का विकास आदान प्रदान की वस्तु विनिमय प्रणाली से शुरू होकर के चमड़े, पत्थर, कौड़ी, धातु के सिक्कों, कागज के नोटों और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा तक पहुंचा है। अभी वर्तमान में ज्यादातर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का ही उपयोग हो रहा है। फोन पे के रूप में, गूगल पे के रूप में या फिर पेटीएम के रूप में जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का ही एक रूप है। मुद्रा का विकास देखते हैं किस तरह से हुआ है। शुरुआती तौर में तो जब लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, जनसंख्या कम था, तो लोग अपने आपस में चीजों को बदल लिया करते थे, जिसको हमने वस्तु विनिमय प्रणाली कहा। वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद वस्तु मुद्रा का प्रचलन हुआ। वस्तु मुद्रा के रूप में जैसे गाय का उपयोग किया गया या फिर और भी अन्य जानवरों का, घोड़े का, बकरी का, इन सब का उपयोग किया गया। कुछ समय में तो खाल का उपयोग किया, जानवरों का खाल जो है वो मुद्रा के रूप में प्रचलित था। अगर कोई वस्तु लेना होता था तो जानवरों का खाल दे करके और लिया जा सकता था। धात्विक मुद्रा की शुरुआत हुई, जो मोहरें हुआ करती थी। कई प्राचीन सभ्यताओं से
धातु की मुहरें जो है वो निकली। धातु की जो मुहरें होती थी जिसपे राजा का कोई चिन्ह अंकित होता था, तो सुने भी होंगे आप कहानियों में, बीरबल और अकबर के कहानियों में कि 100 सोने की मुहरें दी जाएगी। तो मुहरें मतलब वो धातु की जो मुहरें होती थी, वो आकार उसका ऐसा होता था, चौकोर जैसा। तो ये होती थी मुद्रा, धात्विक मुद्रा। उसके बाद सिक्के आए। सिक्के भी आमतौर पर धातु के ही होते थे, पर सिक्के का आकार होता था गोल, और उस पर भी राजा का प्रतीक हुआ करता था, या किसी भी देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है या फिर अन्य कोई जो महान चिन्ह है उनको रखा जाता है सिक्कों पर। उसके बाद आया पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में पत्र मुद्रा की शुरुआत होती है चीन में। याद रखिएगा, कागज का आविष्कार भी पहले चीन में ही हुआ था, और सिविल सर्विस में सबसे ज्यादा जो एग्जाम, सबसे पहले जो सिविल सर्विस का एग्जाम लेने का काम किया वो चीन ने ही किया था, और इसी वजह से उसे कागज का उपयोग करना पड़ा एग्जाम लेने के लिए। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ, कागजी मुद्रा का भी आविष्कार चीन में हुआ, और उस कागज का भारी तौर पर यूज किया गया चीन में सिविल सर्विस की परीक्षा लेने के लिए। तो इस तरह से जो है वो पत्र मुद्रा का विकास हुआ, कागज मुद्रा का जो विकास हुआ। पत्र मुद्रा का मतलब कागज का बना मुद्रा पत्र मुद्रा कहलाता है। साख मुद्रा। साख मुद्रा के रूप में कई साख मुद्रा होते हैं, जैसे चेक हो गया, हुंडी हो गया, प्रतिज्ञा पत्र हो गया, यात्री चेक हो गया, या फिर बैंक ड्राफ्ट हो गया। ये सब साख मुद्रा होते हैं। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में हम दो तरह के प्रमुख मुद्रा देखते हैं, जिसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो ये दोनों के दोनों प्लास्टिक मुद्रा होते हैं। हम इसका उपयोग करके, प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग करके बिलों का भुगतान कर सकते हैं, या फिर हम नगद भी निकाल सकते हैं एटीएम मशीन की सहायता से। तो ये प्लास्टिक मुद्रा में आते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो ये रहा मुद्रा का विकास। यहां पर आप देख सकते हैं शुरुआत में उपयोगी जानवरों के बदले हम कोई वस्तु ले लिया करते थे, फिर उसके बाद धातु का उपयोग किया हमने एक्सचेंज करने के लिए, विनिमय के लिए। उसके बाद धातु के सिक्के का उपयोग किया। उसके बाद आया पत्र मुद्रा, उसके बाद प्लास्टिक मुद्रा आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा। इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का मतलब जो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मोबाइल के माध्यम से फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे से जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है। उसके बाद अभी लेटेस्ट जो मुद्रा है वो क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइंस जो है वो प्रमुख है, हमने पहले भी बताया था। तो ये देखिए, ये होता है क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मुद्रा जिसको कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है जो इंटरनेट से, मतलब फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम के माध्यम से हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा में आता है। इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा क्या होता है? तो ये एक तरह का वर्चुअल का मतलब हो गया कि ये हम सिर्फ इसको देख सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं, तो वो वर्चुअल मुद्रा होता है। बस अंकों का लेन देन होता है, दो कंप्यूटरों के बीच अंकों का सिर्फ लेन देन होता है। बाकी ये वास्तव में कोई भौतिक मुद्रा नहीं होता है जिसे हम छू सके या फिर महसूस कर सके। तो ये होता है, मुद्रा का विकास हुआ है इस तरीके से। चलिए अब देखिए मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के महत्व को समझाया है। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफी महत्व है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। यदि मुद्रा ना होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी भी संभव नहीं था। चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो,
समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी में मुद्रा के आर्थिक विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मतलब किसी भी देश के आर्थिक विकास में मुद्रा जो है वो एक तरीके से रीढ़ की काम करती है। रीढ़, जिस प्रकार से किसी भी कशेरुकीय जीव को खड़े रहने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी आवश्यक होती है। बिना रीढ़ की हड्डी के कशेरुकी जो प्राणी होते हैं वो खड़े नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से किसी भी देश का अर्थव्यवस्था बिना मुद्रा का खड़ा नहीं रह सकता है। तो इसलिए कई अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अर्थव्यवस्था का रीढ़ भी बोला है, रीढ़ कहा है। आइए देखते हैं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के महत्व को किस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। ट्रेस्कोट के अनुसार, ट्रेस्कोट अर्थशास्त्री हैं और ये कहते हैं कि यदि मुद्रा हमारे अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह तो जरूर है। कहने का मतलब कि जिस तरह से हमारे शरीर को खड़ा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए रक्त के प्रवाह का होना जरूरी है, उसी तरह से अर्थव्यवस्था को खड़ा रखने के लिए, अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए मुद्रा का प्रवाह जरूरी है। तो इसलिए मुद्रा को रक्त प्रवाह से इन्होंने कंपेयर किया है। कौन? ट्रेस्कोट। ट्रेस्कोट कहते हैं कि अगर मुद्रा अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह तो जरूर है, ऐसा कहा है इन्होंने। क्योंकि आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है। तो वहीं प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल के अनुसार, मुद्रा वह धुरी है, अधूरी नहीं, धुरी है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। तो जो मार्शल थे, जॉन मार्शल, उन्होंने मुद्रा को एक धुरी की तरह बताया जिसके इर्द गिर्द, जिसके अगल बगल आसपास पूरा अर्थव्यवस्था चक्कर काटता है। तो मुद्रा को एक धुरी की तरह इन्होंने बताया। तो वही क्राउथर कहते हैं, क्राउथर कहते हैं कि जैसे यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि, राजनीति शास्त्र में वोट का महत्व है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में मुद्रा का महत्व है। तो प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के महत्व को समझाया है और इस वक्तव्य को आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सीधे लाइन देकर के पूछता है कि यह कथन किस अर्थशास्त्री का था। तो यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भले आप रट करके मुंह जबानी याद रखे या ना रखे, पर थोड़ा सा ध्यान तो होना चाहिए कि हाँ, इस तरह की बात कौन से अर्थशास्त्री ने किया था, ताकि ऑप्शन में दिखे तो तुरंत हम पकड़ लें। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। मुद्रा से देखिए क्या क्या लाभ है। मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ है, मुद्रा से उत्पादक को लाभ है। मुद्रा साख का आधार होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का ये निराकरण कर दिया मुद्रा ने। मतलब जो भी वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयां था उसको खत्म कर दिया, निदान कर दिया उसके समस्याओं को। मुद्रा और पूंजी की तरलता, मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता, मुद्रा और पूंजी निर्माण, मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग, मुद्रा और आर्थिक प्रगति, मुद्रा और सामाजिक कल्याण। तो ये रहा मुद्रा के लाभ। देखिए इन सभी लाभ को हम बारी बारी करके समझने का प्रयास करते हैं। मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ है। उपभोक्ता का मतलब जो अपने सुख सुविधाओं पर वस्तुओं को खर्च करते हैं, मतलब वस्तुओं का उपयोग करते हैं अपने सुख सुविधाओं के लिए, उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। तो अपने सुख सुविधाओं की वस्तुएं या सेवाएं मुद्रा से उपभोक्ता खरीद सकते हैं, तो उपभोक्ता को लाभ हुआ। यानी उपभोक्ता अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो भी वस्तु खरीदेंगे उसके लिए मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं, तो उपभोक्ता के लिए लाभ हुआ मुद्रा। उसी तरह से उत्पादक अपने वस्तुओं को बेच सकते हैं मुद्रा से, तो मुद्रा उत्पादक के लिए भी लाभ हुआ। जैसे कोई उत्पादक कोई वस्तु बनाता है तो क्यों बनाता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो जब वो वस्तु को बेचेगा तो उस वस्तु के बदले में उसे कीमत मुद्रा के रूप में मिल जाएगी, तो इससे क्या हुआ? उत्पादक को भी लाभ हुआ। मुद्रा जो होता है वो साख का भी आधार हो जाता है। मुद्रा
अगर आपके पास है, मतलब आपके पास रुपए पैसे अगर ज्यादा हैं तो आपके साख ज्यादा होंगे। साख का मतलब भरोसा या विश्वास। जैसे किसी व्यक्ति के पास ज्यादा संपत्ति होता है तो कोई भी उससे कोई भी चीज निश्चिंत होकर के दे देता है। कहता है कि वो ऐसा सोचता है कि उस व्यक्ति के पास बहुत सारा संपत्ति है, अगर मेरे द्वारा दिए गए वस्तु का नुकसान भी हो जाता है तो व्यक्ति चुका सकता है, यानी एक तरह से भरोसा बनता है। तो मुद्रा जो होता है वो साख का आधार भी होता है, माने भरोसे का आधार बनता है मुद्रा। वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयां थी, जो दोहरे संयोग का अभाव था, जो मूल्य मापने में जो कठिनाई थी, ऐसे कई सारे कठिनाइयों को दूर कर दिया मुद्रा ने। तो मुद्रा का यह भी एक लाभ है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर कर दिया। मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा आसानी से कहीं भी लिया जा सकता है, तो कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है, कोई भी व्यक्ति आसानी से उसे स्वीकार करता है, तो उसकी तरलता ज्यादा मानी जाती है। तरलता का मतलब लिक्विडिटी। जैसे कोई भी चीज का बहाव अगर ज्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं तरल पदार्थ। तो अगर मुद्रा का बहाव ज्यादा है, इसका मतलब क्या, आसानी से लोग उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, स्वीकार कर ले रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं तरलता। तो मुद्रा जो होता है, मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा पूंजी के रूप में भी, जब मुद्रा बहुत समय तक जमा रहता है, लंबे समय तक, तो वो पूंजी बन जाता है। तो मुद्रा और पूंजी की तरलता जो होती है वो ज्यादा होती है, मतलब कोई भी व्यक्ति आसानी से इसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये भी एक मुद्रा का लाभ है। मुद्रा जो है वो पूंजी का निर्माण भी करता है। अगर हम मुद्रा को लंबे समय तक जमा करके रखते हैं बैंक में, तो वो एक तरह से पूंजी बन जाता है। या फिर मुद्रा से हम कोई भी अचल संपत्ति खरीदते हैं तो वो भी पूंजी बन जाता है। या फिर मुद्रा का उपयोग हम कोई उत्पादन कार्य में लगाते हैं तो वो भी पूंजी बन जाता है। तो मुद्रा का ये भी लाभ है। मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग। मुद्रा की सहायता से बड़े पैमाने पर उद्योग लगाए जा सकते हैं। उद्योग में काम करने वाले जो कामगार हैं उनको पैसे दिए जा सकते हैं मुद्रा के रूप में। तो उद्योग को संचालित करने के लिए, उद्योग को स्थापित करने के लिए मुद्रा का उपयोग किया जा सकता है। तो यह भी एक लाभ है। मुद्रा से आर्थिक प्रगति होता है। मुद्रा के कारण अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रियाएं जो है वो चल रही है मुद्रा के आधार पर ही। तो आर्थिक प्रगति के लिए भी मुद्रा जिम्मेवार है। तो मुद्रा का ये भी एक लाभ है। मुद्रा से सामाजिक कल्याण भी होता है। जैसे जितना भी अनाथालय चलता है, जितना भी वृद्धाश्रम चलता है, जितना भी विकलांग आश्रम चलता है, इन सभी को तो संचालित करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। और ये सब सामाजिक कार्य है। जो गरीबों को खाना बांटने के लिए कई संस्था काम करते हैं, एनजीओ काम करते हैं, तो उन एनजीओ को मुद्रा की जरूरत होती है समाज कल्याण के लिए। तो ये सब मुद्रा के लाभ हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। बचत और इसके प्रकार। बचत क्या होता है? अगर हम आम तौर पर समझे तो जो हम कमाते हैं और जो हम अपने सुख सुविधाओं पर खर्च कर देते हैं उसमें से, तो उसके अंतर को ही हम बचत कहते हैं। यानी कि जो हम कमाते हैं वो होता है आय, और जो हम खर्च करते हैं वो होता है व्यय। तो आय और व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम बचत कहते हैं। मतलब आय में से जब व्यय को घटा दिया जाता है तो जो शेष बच जाता है उसी को हम बचत कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि आय तथा उपभोग के बीच के अंतर को बचत कहते हैं। बचत दो प्रकार का होता है। बचत दो प्रकार का होता है, नगद बचत और वस्तु संचय। नगद बचत में क्या होता है, कुल आय का कुछ ऐसा भी अंश होता है, कुछ ऐसा भी भाग होता है जो किसी भी प्रकार की वस्तु पर नहीं किया जाता है। मतलब इसे संचय या नगद बचत कहा जाता है। नगद बचत का मतलब सीधे हम रुपए पैसे को बचाते हैं, उसे खर्च नहीं करते हैं, किसी भी वस्तु को लेने में खर्च नहीं करते हैं, तो उसे हम कहते हैं नगद बचत। तो वहीं हम कई ऐसे वस्तु को खरीदते हैं जो उत्पादन में सहायक होते हैं या फिर एक तरह के पूंजी का काम करते हैं, तो उसे हम वस्तु संचय कहते हैं।
वस्तु संचय को विनियोग यानी निवेश भी कहा जाता है। विनियोग का मतलब होता है निवेश, निवेश इन्वेस्ट। यानी कि हम अगर कोई मशीनरी खरीदते हैं, जैसे मान के चलिए कि हम कोई सवारी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उसके लिए भी हम पूंजी लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। तो जो सवारी गाड़ी हमने खरीदा वो भी तो एक वस्तु ही है, पर वो वस्तु हमें पैसे कमा करके देगा, तो वो भी एक तरह का बचत होगा, तो वो वस्तु संचित होगा, वस्तु संचय जैसा बचत होगा। जबकि सीधे हम रुपए पैसे को बचा करके रखते हैं, कोई वस्तु पर उसे खर्च नहीं करते हैं, तो उसे कहते हैं नगद बचत। तो बचत दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? नगद बचत और वस्तु संचय। नगद बचत में सीधे हम अपने पैसे रुपए को बचाते हैं, आय का कुल आय मतलब जो भी हम कमाते हैं उसका वह भाग जो बिल्कुल किसी भी वस्तु पर खर्च नहीं करते हैं, तो उसको कहते हैं नगद बचत। और वस्तु संचय बचत क्या होता है कि जब हम आय का वह भाग जो किसी ऐसे वस्तु पर हम खर्च करते हैं, टिकाऊ वस्तु पर खर्च करते हैं, जो और अधिक धन कमा करके देने का काम करता है, यानी एक तरह से वो हमारे लिए अचल संपत्ति का काम करता है, पूंजी का काम करता है तो उसे बोलते हैं वस्तु संचय। तो हम बचत दो तरह से करते हैं, एक तो नगद बचत और एक वस्तु के रूप में बचत करते हैं। जैसे हमने गाड़ी का उदाहरण दिया कि एक सवारी गाड़ी हम लेते हैं कमाई करने के लिए, तो वो भी एक हमारा बचत ही है, लेकिन वो वस्तु संचय कहलाएगा। या फिर हम जमीन लेते हैं खेती करने के लिए, तो वो भी वस्तु संचय होगा। जमीन से हम खेती करेंगे तो खेती से पैसे रुपए मिलेंगे और जमीन का मूल्य भी बना रहता है, तो वो भी एक तरह का क्या हुआ? वस्तु संचय मकान लेते हैं, दुकान लेते हैं, या फिर कोई मशीन ही लेते हैं जिससे उत्पादन करके और पैसे कमाएंगे, सिलाई मशीन ले लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से वस्तु संचय ये भी एक तरह का क्या होता है? बचत होता है। चलिए अब देखिए साख और इसके आधार। साख क्या होता है? साख का मतलब हमने बताया, साख का मतलब होता है भरोसा या विश्वास। जिस व्यक्ति के पास जितना ही ज्यादा साख होगा, इसका मतलब कि वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा भरोसेमंद है, कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से रुपए पैसे या उधार दे सकता है साख के आधार पर। किसी व्यक्ति के द्वारा ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास होना साख कहलाता है। साख को विश्वास या भरोसे का दूसरा रूप भी कहा जा सकता है। साख में दो पक्ष होते हैं, ऋणदाता और ऋणी, मतलब ऋण देने वाला और ऋण लेने वाला। एक व्यक्ति उधार देने वाला होगा, एक व्यक्ति उधार लेने वाला होगा। तो दो पक्ष होते हैं किसमें? साख में। तो दोनों के बीच भरोसा होना चाहिए। और भरोसा किस आधार पर होता है? तो भरोसा वैसे देखा जाए तो कई पहलुओं को देखते हुए बनता है, जैसे विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता, पूंजी एवं संपत्ति, ऋण की अवधि। तो साख के इतने आधार होते हैं। कितने हुए? 1 2 3 4 और ये 5। तो मान के चलिए कि साख के 5 आधार होते हैं। किसी व्यक्ति की जो साख है इन 5 बातों पर टिकी हुई रहती है कि व्यक्ति कितना विश्वासी है, वो भरोसेमंद है कि नहीं है, व्यक्ति का चरित्र कैसा है, इन सब चीजों पर हम डिस्कस करेंगे चुकाने की क्षमता है भी कि नहीं है, पूंजी और संपत्ति उसके पास है कि नहीं है, ऋण की अवधि में वो ऋण चुका पाएगा कि नहीं, दिए गए समय में ऋण चुका पाएगा कि नहीं। तो ये 5 चीजों से व्यक्ति का साख बनता है। ये भी 5 चीज जो है व्यक्ति के साख का आधार होता है। आइए देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति विश्वासी है कि नहीं है, उसके आस पड़ोस उस के माहौल से पता चल जाता है, आस पड़ोस में पूछने से पता चल जाता है कि व्यक्ति अपने बात पर कायम रहता है कि नहीं रहता है, जो व्यक्ति कहता है वो करता है कि नहीं। तो अगर अपने जुबान का पक्का है, जो कहता है वो करता है, वो व्यक्ति विश्वासी होगा। चरित्र का मतलब ये हुआ कि किसी तरह के गलत संगत में ना हो, जैसे नशेड़ी ना हो, जुआरी ना हो, इस तरह का व्यक्ति का साख नहीं होता है। क्योंकि अगर इसको उधार दिया जाएगा इस, तो ये फिर
गलत कामों में उस उधार को उड़ा देगा और ये चुका नहीं पाएगा। चुकाने की क्षमता देखा जाता है कि व्यक्ति भविष्य में उधार चुका सकता है कि नहीं। उसकी पूंजी संपत्ति देखी जाती है कि मान लो कि कल को ये उधार चुका नहीं पाया, कमा नहीं पाया, तो इसके पास उतना संपत्ति है कि नहीं जिससे हम अपने वसूली को कर सकते हैं। ऋण की अवधि, ऋण एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है, तो यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति उस निश्चित समय में ऋण चुका पाता है कि नहीं, उसे बोलते हैं समय की अवधि। तो साख के 5 आधार होते हैं। कौन कौन? विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता, पूंजी एवं संपत्ति, ऋण की अवधि। ये 5 जो होते हैं वो साख के आधार होते हैं। साख क्या होता है समझ गए? साख का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा ऋण लौटाने या ऋण चुकाने में भरोसा, इसे ही हम साख कहते हैं। भरोसा में भुगतान करने, ऋण लौटाने या ऋण चुकाने की क्षमता में विश्वास होना साख कहलाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति उधार लेता है और उधार देने वाले को उस व्यक्ति पर विश्वास है कि वो चुका देगा, तो उसी को कहते हैं साख। अगर साधारण शब्द में कहे तो साख का मतलब विश्वास या भरोसा होता है। साख का मतलब क्या होता है? विश्वास या भरोसा। साख का मतलब विश्वास या भरोसा। तो किस चीज का विश्वास या भरोसा? तो ऋण चुकाने की क्षमता में विश्वास या भरोसा। जो उधार लिया है, उधार को चुकाने की क्षमता में भरोसा या विश्वास, इसे ही कहा जाता है साख। तो साख के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है लोन देने वाला, एक होता है लोन लेने वाला। उधार देने वाला और उधार लेने वाला। तो साख का आधार क्या बनता है? ये 5 चीज। किसी व्यक्ति को उधार कब मिलता है? जब उस व्यक्ति के पास ये 5 चीजें हों। विश्वासी हो, व्यक्ति अपने बात पर कायम रहता हो, ई ना कि जाके बोला कि हम 2 साल में चुका देंगे, लेकिन व्यक्ति लेने के बाद भूल गया कि हमने पैसा भी लिया था। 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, व्यक्ति चुकाने को तैयार ही नहीं हो रहा है। या फिर व्यक्ति बात बात पर अपने बात को बदल देता है, समय समय पर अपने बात को बदल देता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो ऐसे व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता है, तो उसे उधार नहीं मिलेगा, यानी कि उसका साख नहीं है। चरित्र, चरित्र कैसा है? व्यक्ति कहीं गलत संगत में तो नहीं है, नशेड़ी जुआरी या फिर अय्यास तो नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी उधार नहीं मिलता है, यानी साख नहीं है ऐसे व्यक्ति का। चुकाने की क्षमता, वो व्यक्ति कमाता है कि क्या करता है, कमाकर चुका सकता है कि नहीं, वो भी देखा जा सकता है। फिर देखा जाता है कि उसके पास अगर संपत्ति या पूंजी रहता है, अगर व्यक्ति कमा नहीं रहा है फिर भी उसके पास संपत्ति या पूंजी है, तब भी उसका साख रहता है, क्योंकि व्यक्ति अपने संपत्ति या पूंजी से उस उधार को चुका सकता है, भरोसा बन सकता है। ऋण की अवधि, जो ऋण की अवधि है वो निश्चित समय में चुका सकता है कि नहीं। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर उधार देता है तो कह करके देता है कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए, इतने समय में आपको उधार चुका देना है, तो वो ऋण की अवधि को भी देखा जाता है। तो ये है 5 साख के आधार। कौन कौन से? विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता, पूंजी एवं संपत्ति, ऋण की अवधि। ये 5 है साख के आधार। चलिए अब देखिए साख पत्र। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह ही होता है। जैसे हम लोग रुपए, पैसे, सिक्के, नोट का उपयोग करते हैं, उसी तरह से साख पत्र का भी उपयोग किया जाता है। ऋण का आदान प्रदान करने तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय में विनिमय का माध्यम का काम करता है साख पत्र। लेकिन बस मुद्रा और साख में थोड़ा सा अंतर है। मुद्रा सभी के स्वीकार के लिए बाध्य होता है, मतलब मुद्रा को कोई भी स्वीकार कर सकता है, कोई लेने से इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जो साख पत्र है, साख पत्र के साथ ऐसा नहीं है। साख पत्र भी विनिमय का माध्यम है। साख पत्र से भी हम किसी वस्तु का आदान प्रदान कर सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर दबाव नहीं डाला जा सकता है कि हाँ तुम साख पत्र ही लो। लेकिन मुद्रा कोई भी व्यक्ति आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। वो व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि हाँ मुद्रा हम नहीं लेंगे। अगर ऐसा कहता है तो हमने बताया कि कानूनन
अपराध होता है, कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान के चलिए कि चेक नहीं लेना चाहता है, तो आप जबरदस्ती उसको चेक नहीं दे सकते हैं। चेक भी एक साख पत्र का उदाहरण है। तो अगर मान के चले कि हम कोई चीज खरीदने गए, मान के चले गाड़ी की एजेंसी में गाड़ी खरीदने गए, और गाड़ी का जो विक्रेता है उसको हम पैसे ना दे करके उसको चेक दे रहे हैं, लेकिन वो विक्रेता कहता है कि नहीं, चेक नहीं लेंगे, हमें तो मुद्रा ही चाहिए। तो आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि हाँ चेक ही लीजिए। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को मुद्रा दे रहे हैं और मुद्रा को लेने से उसने मना कर दिया, तो फिर उस पर कार्रवाई हो जाएगी। मुद्रा को स्वीकार के लिए सभी लोग बाध्य होते हैं। मतलब सरकार के द्वारा बनाया गया ऐसा व्यवस्था है मुद्रा जो सभी के लिए स्वीकार्य होता है, अनिवार्य रूप से स्वीकार्य होता है। मतलब जरूरी है, आवश्यक रूप से स्वीकार्य है, मना नहीं कर सकता है कोई। लेकिन चेक इच्छा पर निर्भर करता है। अगर सामने वाला व्यक्ति लेना चाहता है तो दे सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती उसको नहीं दे सकते हैं। तो यही कई तरह के साख पत्र हैं, जिसमें से चेक होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है, यात्री चेक होता है, तो ये देखिए साख पत्र कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ साख पत्र के बारे में हम सभी जानते हैं और कुछ साख पत्र ऐसे हैं जिसके बारे में हम नहीं भी जानते हैं। चेक के बारे में आप जानते हैं। चेक क्या होता है? तो चेक एक तरह का आदेश पत्र होता है जो ग्राहक के द्वारा बैंकों को आदेश दिया जाता है लिखित रूप में। चेक क्या है? लिखित आदेश पत्र है जो कि कोई भी ग्राहक अपने बैंक को आदेश देता है एक कागज के माध्यम से कि हाँ फलाने आदमी को इतना पैसा भुगतान कर दिया जाए। जैसे चेक पर हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसे हमें पैसे की भुगतान करना होता है, और उस व्यक्ति को हम चेक दे देते हैं उसमें राशि भर के और उस पर सिग्नेचर करके। तो जब वो व्यक्ति किसी बैंक में जाता है, मतलब खास करके जिस बैंक का चेक है उस बैंक में जाता है, तो हमारा बैंक उस व्यक्ति को पैसा दे देता है। यानी कि हमने उस व्यक्ति को दिया है कागज का एक टुकड़ा। तो ये कागज का एक टुकड़ा जो है वो क्या है? साख पत्र है। तो साख पत्र चेक क्या होता है? साख पत्र। उसी तरह से बैंक ड्राफ्ट होता है। बैंक ड्राफ्ट और चेक में बस इतना अंतर है कि चेक में पहले से ही जो हमें जिसे पैसा देना होता है उसका नाम प्रिंट नहीं होता है। उसका नाम हम लिख करके खुद से इसमें राशि भी भरते हैं, अमाउंट कितना राशि हमें देना है उस व्यक्ति को, खुद कलम से भरते हैं और उसके बाद अपना सिग्नेचर करके उस व्यक्ति को दे देते हैं। फिर वह व्यक्ति बैंक में जाकर के हमारे दिए गए चेक के माध्यम से वह पैसा निकाल लेता है। ठीक है ना? तो यानी कि चेक पर सारा चीज लिख करके बैंक को आदेश देते हैं कि हाँ जिस व्यक्ति का नाम हमने चेक पर लिखा है उसे इतना राशि दे दी जाए, तो बैंक उसको दे देता है। तो ड्राफ्ट जो होता है, ड्राफ्ट भी यही चीज है, पर ड्राफ्ट में सब कंप्यूटराइज प्रिंट किया हुआ रहता है। हम जब बैंक ड्राफ्ट बनवाना होता है तो पहले ही बैंक को बोलना पड़ता है कि फलाना आदमी के नाम से इतने रुपए का ड्राफ्ट तैयार कर दीजिए, या कई संस्थाओं के नाम से भी तैयार होता है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट पर सारा चीज पहले से ही बैंक के द्वारा प्रिंट किया हुआ रहेगा और उस ड्राफ्ट को उसी को दिया जा सकता है जिसके नाम से वो प्रिंट हुआ है, दूसरा कोई व्यक्ति को नहीं दिया सकता है। लेकिन चेक जो होता है वो सादा होता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का नाम और उसका अकाउंट नंबर भर के और जितना भी राशि देना है वो राशि भर सकते हैं। लेकिन बैंक ड्राफ्ट जो बनता है, बैंक ड्राफ्ट में पहले ही ऑर्डर देना पड़ता है कि फलाने आदमी के नाम से इतने रुपए का ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर दीजिए। तो बैंक द्वारा प्रिंटेड वो एक तरह का चेक ही होता है। ड्राफ्ट क्या होता है? एक तरह का प्रिंटेड चेक ही होता है जिस पर व्यक्ति का नाम और जो राशि होता है वो सब प्रिंटेड होता है और वो सिर्फ उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। फिर उसी तरह से यात्री चेक होता है।
यात्री चेक होता है कम अमाउंट का, वही प्रिंटेड, जैसे बैंक ड्राफ्ट होता है ना, उसी तरह का यात्री चेक होता है। जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है, देश विदेश का यात्रा करता है, तो कई छोटे छोटे अमाउंट का यात्री चेक बनवा लेता है, वो भी प्रिंटेड होता है। और व्यक्ति कहीं भी अपने ब्रांच में जाकर के बैंक के और उस चेक से कैश निकाल लेता है। और यात्री चेक का इस्तेमाल सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके नाम से वो अकाउंट है। मतलब जिस अकाउंट के नाम से यात्री चेक बना है, सिर्फ वही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। बाकी चेक जो है वो किसी के नाम से काटा जा सकता है, ड्राफ्ट जो है वो किसी के नाम से तैयार किया जा सकता है, तैयार करवाया जा सकता है बैंक के द्वारा प्रिंटेड। यात्री चेक उसी व्यक्ति के नाम से बनता है जिस व्यक्ति का अकाउंट है। और यात्री चेक का इस्तेमाल यात्रा के दौरान कई बार होता है। यात्रा के दौरान कैश लेकर के चलने में खतरा होता है, चोरी डकैती का डर होता है, छीना छोरी का डर होता है, तो उसी के कारण यात्री चेक जो है वो बनवा लिया जाता है। छोटे छोटे अमाउंट का, मान के चलिए 2-2 हजार, 1-1 हजार के अमाउंट का बहुत सारा यात्री चेक बनवा लिए, तो उस यात्री चेक का उपयोग सिर्फ आप ही कर पाएंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। अगर वो यात्री चेक आपका कहीं गिर भी जाता है तो उसका उपयोग कोई दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो उसी तरह से यात्री चेक होता है। एक होता है प्रतिज्ञा पत्र, जिसको हम बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र, यानी कि एक तरह का कोर्ट का एक तरह का आदेश होता है, कागज होता है, जिसको हम लोग एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको ध्यान में नहीं आ रहा है। स्टाम्प पेपर, प्रतिज्ञा पत्र जो होता है स्टाम्प पेपर की तरह होता है। स्टाम्प पेपर, इस पर कोई भी व्यक्ति घोषणा करता है, प्रतिज्ञा करता है कि हाँ, मैं फलाना व्यक्ति से इतना उधार ले रहा हूं और इतना दिन में चुकाने का वादा करता हूं। तो ये एक तरह का भरोसा बन जाता है। एग्रीमेंट जो होता है, एक तरह से कह सकते हैं। अगर आप दुकान लेने जाते हैं तो दुकान का एग्रीमेंट होता है, गाड़ी का एग्रीमेंट होता है, बहुत सारे चीजों का। तो ये एक तरह का क्या होता है, प्रतिज्ञा पत्र ही होता है। देख सकते हैं यहां पर, ये प्रतिज्ञा पत्र है, ये रहा, ये एक तरह का प्रतिज्ञा पत्र है। जैसे आप जमीन बेचते हैं या जमीन खरीदते हैं, तो जो केबाला आपको मिलता है वो भी एक तरह का प्रतिज्ञा पत्र ही होता है। तो इसी तरह से जब हम किसी से उधार लेते हैं या उधार देना होता है, तो हम प्रतिज्ञा पत्र का उपयोग करते हैं। ये भी एक तरह का साख होता है, भरोसा बन जाता है, व्यक्ति अपने बात से मुकर नहीं सकता है। जब उसने प्रतिज्ञा पत्र, उसने प्रतिज्ञा कर दिया, उसने प्रतिज्ञा कर दिया लिखित रूप में कि हाँ, मैंने इनसे इतना उधार लिया है, इतना दिनों के बाद मुझे उधार चुकाना है, तो वो व्यक्ति फिर मुकर नहीं सकता है। तो ये होता है प्रतिज्ञा पत्र। इसके अलावा अन्य साख पत्र भी होते हैं, जिसमें हुंडी, विनिमय बिल, पुस्तकीय साख और साख प्रमाण पत्र होता है। तो इसमें से प्रमुख याद रखना है, चेक होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है, और यात्री चेक, प्रतिज्ञा पत्र। ये तो चार जो साख पत्र हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो बच्चों, आज का यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं यह चैप्टर आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।